वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। 7 जुलाई 2026 को की गई घोषणा के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर किस देश के पूर्वी जावा में स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। गुजरात सरकार द्वारा दक्षिण कोरियाई तकनीक के सहयोग से बनाए जा रहे राज्य के पहले 2 वायु भरे रबर बांध किन नदियों पर निर्मित किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है हिरान और अंबिका नदी पर। 6 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार शाहजहांपुर जिले के किस ऐतिहासिक कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है जलालाबाद। 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में कमीशन होने जा रहा INS महेंद्रगिरी F-38 भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी स्टील फ्रिगेट कार्यक्रम प्रोजेक्ट के तहत निर्मित छठा युद्धपोत है? तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट 17A। ठीक है। 7 जुलाई 2026 को भारतीय प्रधानमंत्री की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज वायु से वायु मिसाइल प्रणाली के लिए पहले औपचारिक निर्यात आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर है अस्त्रा मिसाइल। ठीक है। 7 जुलाई 2026 को जकार्ता की राष्ट्रपति महल इस्ताना मारडेका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी प्रथम श्रेणी के स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बिंटांग आदिपोड़ा। ठीक है। 6 जून 2026 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सुजीत पांडे जी को। 6 जुलाई 2026 को विदेश मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को उत्तर कोरिया यानी लोकतांत्रिक जनगणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजीव जैन जी को। जुलाई 2026 में भारतीय सेना के GSQR और गृह मंत्रालय बोर्ड के परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाली स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्राम की क्षमता यानी कैलिबर कितनी है? तो इसका आंसर है 7.62 × 51 mm। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। 7 जुलाई 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए कौन से 2 अतिरिक्त जीवन चक्र निधियां उपलब्ध कराई गई हैं? तो इसका आंसर है LC75 हाई और आक्रामक जीवन चक्र निधि। ठीक है। वित्तीय सेवा विभाग की 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना को अब वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है। ठीक है। निवेश विकल्पों का विवरण। LC75 हाई, इसमें अधिकतम 75% तक इक्विटी एक्सपोजर की अनुमति होती है। यह उच्च जोखिम लेने की क्षमता वाले और लंबी निवेश अवधि वाले युवा निवेशकों के लिए उपयुक्त है ताकि दीर्घकालिक धन सृजन हो सके। ठीक है। और दूसरा है आक्रामक जीवन चक्र निधि। इसमें इक्विटी निवेश 50% तक सीमित होता है और 45 वर्ष की आयु के बाद से इक्विटी आवंटन धीरे धीरे घटने लगता है। यह माध्यम जोखिम वाले निवेशकों के लिए विकास और पूंजी संरक्षण के बीच संतुलन प्रदान करता है। यह विकल्प केंद्रीय अभिलेख पालन एजेंसी यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के सफल समापन के बाद 18 मीटर परिचालन ड्राफ्ट हासिल करने वाला
कामराज पोर्ट लिमिटेड जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो इसका आंसर है, ये दूसरा बना है। और पहला कौन सा है? तो पहला है विशाखापत्तनम। ठीक है, कामराज बंदरगाह जिसका पहले का नाम एन्नोर पोर्ट है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 के तहत बाहरी पहुंच मार्ग की गहराई 20 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर और आंतरिक प्रवेश चैनल की गहराई 19 मीटर से बढ़ाकर 22 मीटर की गई है। इस पर कुल 440 करोड़ रुपए की लागत आई है। परिचालन ड्राफ्ट का अर्थ पानी की उस अधिकतम गहराई से है जो जहाजों के सुरक्षित प्रवेश, निकास और ठहराव के लिए उपलब्ध होती है। गहराई जितनी अधिक होगी उतने ही बड़े जहाजों को वहां लंगर डालने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, इस ड्रेजिंग के बाद अब यह बंदरगाह 1,70,000 DWT डेडवेट टन एज तक के पूरी तरह से भरे हुए केप साइज जहाजों को संभालने में सक्षम हो गया है। ठीक है, केप साइज जहाज क्या है? ये दुनिया के सबसे बड़े ड्राई बल्क कार्गो जहाज होते हैं। आकार में अत्यधिक बड़े होने के कारण ये पूरी तरह लोड होने पर स्वेज या पनामा नहर से नहीं गुजर पाते, बल्कि इन्हें केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के दक्षिणी छोर के रास्ते से जाना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2026 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ट्राइब एक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है, भारत का जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान के लिए समर्पित पहला डिजिटल शिक्षण मंच है। ठीक है, ट्राइब एक्स क्या है? तो भारत का जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान के लिए समर्पित पहला डिजिटल शिक्षण मंच है। ठीक है, इसका अनावरण केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री जुएल ओराम द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान किया गया। ठीक है, पाठ्यक्रम संरचना, निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। वर्तमान में यह आदिवासी चित्रकला, हस्तशिल्प, संगीत जैसे विषयों पर 20 फ्री सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान कर रहा है, जिसे आगे बढ़ाकर 100+ करने की योजना है। ठीक है, स्नातकोत्तर यानी पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम, इसके तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त 5 एक वर्षीय हाइब्रिड पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसमें संताली, ओल चिकी लिपि जैसी जनजातीय भाषा और संग्रहालय विज्ञान शामिल है। ठीक है, शैक्षणिक साझेदारी, पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों के संचालन, शैक्षणिक मान्यता और गुणवत्ता आश्वासन के लिए मंत्रालय ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में यह समझौता हस्ताक्षर हुआ है, लेकिन ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो कि भुवनेश्वर, ओडिशा में जो ये है TRI जो है वहां पर आयोजित हुआ था, वहां पे ये सिग्नेचर हुआ है। ठीक है, तो कहां पे सिग्नेचर हुआ है? भुवनेश्वर में। किसके साथ हुआ है? तो वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में नर्मदा परियोजना, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं के लिए एक ऐतिहासिक भुगतान समझौते पर किन 4 राज्यों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र ने सिग्नेचर किए हैं। यह समझौता सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना की लागत साझा करने, पुनर्वास व पुनर्स्थापन व्यय, जलमग्न भूमि के मुआवजे, ऋण पर ब्याज और सभी पुराने बकाये व देनदारियों के निपटान से संबंधित है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत की गई थी। इसने बेसिन राज्यों के बीच जल आवंटन, बांध निर्माण, वित्तीय जिम्मेदारियों और पुनर्वास से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए थे। ठीक है, परियोजनाओं का महत्व। सरदार सरोवर परियोजना यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जो सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत प्रदान करती है।
इंदिरा सागर परियोजना क्या है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बेसिन प्रबंधन है। ठीक है, इस समझौते को राज्यों के बीच सहकारी संघवाद और बेहतर जल प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश खुदरा और तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामानों के वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र उभरा है? तो इसका आंसर है भारत। जीसीसी क्या है यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है? तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऐसी इकाइयां हैं जो मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी यानी टेक, विश्लेषण यानी एनालिटिक्स और वित्त यानी फाइनेंस, आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन और ग्राहक अनुभव का प्रबंधन करती है। इन्हें कॉरपोरेट जगत में कैप्टिव सेंटर्स या ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर्स भी कहा जाता है। भारत में लोवेज, टेक्सो, H&M, वॉलमार्ट, ग्लोबल टेक, टारगेट, लॉरियल और एबी इनवेब जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के जीसीसी कार्यरत हैं। ठीक है, सीड्स भारतीय शहर बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा जीसीसी खुदरा हब है। लगभग 84,000 पेशेवर हैं यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर दूसरे स्थान पर 66,000 से अधिक पेशेवर हैं और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है जहाँ पर 45,000 पेशेवर हैं। ठीक है, एआई और भर्ती के रुझान, भारतीय खुदरा केंद्रों में एआई कार्यबल की पैठ 2022 में 2.1% से बढ़कर 2025 में 4.8% हो गई और इसके 2026 तक 7.2% तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, 3 से 6 साल के अनुभव वाले एआई और मशीन लर्निंग पेशेवरों का औसत वार्षिक वेतन लगभग 46 लाख है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंजीनियरिंग, जेन एआई ऑप्स, एमएल ऑप्स और वेक्टर डेटाबेस जैसी उभरती भूमिकाओं की मांग सबसे अधिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2026 को जारी निर्देश के अनुसार किस राज्य ने अपने सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और मान्यता प्राप्त मदरसों में दैनिक असेंबली के दौरान वंदे मातरम और जन गण मन का पूर्ण संस्करण गाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के स्कूल में दैनिक दिनचर्या की शुरुआत वंदे मातरम के पूर्ण गायन से होगी, जिसके ठीक बाद राष्ट्रगान जन गण मन का गायन किया जाएगा। इस दौरान सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। ठीक है, यह निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय गीत के सम्मान और प्रोटोकॉल को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है। त्रिपुरा में यह नीति 3 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी गई है। संवैधानिक इतिहास, जन गण मन जो कि राष्ट्रगान है, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है, और इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगीत है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत राष्ट्रीय चेतना का मुख्य प्रतीक था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने कितने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ब्रह्मोस और एस्ट्रास मिसाइल रक्षा सौदे भी शामिल हैं? तो इसका आंसर है 14। यह चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में हुई। यह पीएम मोदी की 3 देशों यानी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा का हिस्सा थी। प्रमुख रक्षा निर्यात सौदे, ब्रह्मोस मिसाइल, इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया यह मिसाइल हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, एस्ट्रा मिसाइल क्या है? तो इंडोनेशिया भारत से एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी खरीदेगा।
इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, सौदे की कीमत, यह रक्षा सौदा 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिज, इस्पात आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री सुरक्षा, दवा और स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान और दूर संचार और खाद्य सुरक्षा जो हैं अन्य प्रमुख सहयोग क्षेत्र हैं। ठीक है, हिंद प्रशांत दृष्टिकोण, दोनों देशों ने आसियान की केंद्रीयता का समर्थन करते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2026 को अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐतिहासिक यूनेस्को विश्व धरोहर हिंदू मंदिर परिसर का दौरा किया और पूजा अर्चना की? तो इसका आंसर है प्रम्बानन मंदिर। ठीक है, प्रम्बानन मंदिर के परिसर में पीएम मोदी ने 8 जुलाई को वहां का दौरा किया। प्रम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह परिसर मुख्य रूप से हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। मंदिर परिसर की दीवारों पर प्राचीन संस्कृत महाकाव्य रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाली शानदार पत्थर की नक्काशी मौजूद है, जो इसकी सबसे प्रसिद्ध कलात्मक विशेषता है। ठीक है, द्विपक्षीय सहयोग और एएसआई की भूमिका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृत मंत्रालय इंडोनेशियाई विरासत संस्थान के साथ मिलकर प्रम्बानन परिसर के भीतर स्थित कई छोटे मंदिरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर काम कर रहे हैं। टैगोर देवांतारा वर्ष दोनों देशों ने 2026-27 को सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए टैगोर देवांतारा वर्ष के रूप में नामित किया है। ठीक है, इसकी नींव 2025 के इंडोनेशिया भारत संयुक्त वक्तव्य में रखी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6-7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में भारत और रवांडा के बीच आयोजित दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? तो इसका आंसर है श्री अमिताभ प्रसाद जी ने। ठीक है, जेडीसीसी का मतलब है ज्वाइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमेटी भारत और रवांडा के बीच रक्षा संबंधों को संचालित करने वाला मुख्य द्विपक्षीय ढांचा है। रवांडा की ओर से इसका नेतृत्व रवांडा रक्षा बल के संयुक्त बल विकास, प्रशिक्षण और सिद्धांत प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल लुइस कानोबायर ने किया। ठीक है, दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग और रक्षा उद्योगों में साझेदारी बढ़ाने के लिए समय सीमा के साथ एक कार्यान्वयन योजना पर सहमति जताई। ठीक है, भारत और रवांडा के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े मूल समझौते ज्ञापन पर जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवांडा यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। रवांडा के दल ने भारत की सैन्य चिकित्सा प्रणालियों को समझने के लिए सेना अस्पताल यानी रेफरल एवं अनुसंधान का दौरा किया और 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलो 2026 में भारतीय एथलीट और अधिकारी राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा विकसित किस सामग्री से बने पर्यावरण के अनुकूल परिधान पहनेंगे? तो इसका आंसर है जूट विस्कोस मिश्रित कपड़ा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन होगा जहां किसी देश का आधिकारिक दल जूट आधारित परिधान पहनेगा। ठीक है, इस बार भारत की ओर से कुल 124 सदस्यीय दल भाग ले रहे हैं, जिसमें 78 पुरुष एथलीट और 46 महिला एथलीट शामिल हैं। भारतीय टीम की इस आधिकारिक किट का अनावरण 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किया गया। इस समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा उपस्थित थी। ठीक है, इस अभिनव परिधान को तैयार करने में राष्ट्रीय जूट बोर्ड, ग्लोस्टर जूट मिल्स और निफ्ट ने मिलकर काम किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फीफा विश्व कप 2026 में घोषित आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार 10 जुलाई 2026 को बोस्टन स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच होगा? तो इसका आंसर है फ्रांस बनाम मोरक्को के बीच ये खेल खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 एक विस्तारित प्रारूप के साथ शुरू हुआ था जिसमें कुल 48 देशों ने भाग लिया था। अब नॉकआउट चरणों के बाद केवल 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को, स्विट्जरलैंड बची हुई हैं। क्वार्टर फाइनल शेड्यूल जो है भारतीय समय अनुसार क्या क्या रहेगा? तो 10 जुलाई को फ्रांस बनाम मोरक्को जो कि बोस्टन स्टेडियम में रात 1:30 बजे खेला जाएगा। ठीक है। 11 जुलाई को स्पेन बनाम बेल्जियम जो कि लॉस एंजलिस स्टेडियम में रात 12:30 बजे खेला जाएगा। और 12 जुलाई को नॉर्वे बनाम इंग्लैंड जो कि मियामी स्टेडियम में सुबह 2:30 बजे खेला जाएगा। ठीक है। और 12 जुलाई को ही अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड कैंसस सिटी स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे खेला जाएगा। ठीक है। सेमीफाइनल का रोड मैप, पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई फ्रांस और मोरक्को के विजेता का मुकाबला स्पेन बेल्जियम के विजेता से होगा। यानी फ्रांस या मोरक्को और स्पेन या बेल्जियम में से दोनों में से एक एक टीमें जीतेंगी, वो जाके वहां पर लड़ेंगी। ठीक है। और दूसरा सेमीफाइनल जो है 16 जुलाई को अटलांटा स्टेडियम में सुबह 4:30 बजे खेला जाएगा। इसमें नॉर्वे इंग्लैंड के विजेता का मुकाबला अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के विजेता से होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2026 को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मंजूर की गई वेबडेजिस्ट्रेट ब्रांड नाम वेप्पानू किस बीमारी के इलाज के लिए स्वीकृत दुनिया की पहली प्रोटियोलिसिस टारगेटिंग काइमेरा दवा है? तो इसका आंसर है एडवांस या मेटास्टेटिक स्तन कैंसर। ठीक है। वेबडेजिस्ट्रेट एसटीए द्वारा अनुमोदित होने वाली दुनिया की पहली प्रोटियोलिसिस टारगेटिंग सिमेरा दवा है। यह एक मौखिक हेट्रोबाइफंक्शनल प्रोटीन डिग्रेडर थेरेपी है जो शरीर के भीतर कैंसर को बढ़ावा देने वाले विशिष्ट प्रोटीन को नष्ट या विघटित करने का काम करता है। इस अत्याधुनिक दवा को आर्विनास ऑपरेशंस इंक और फाइजर इंक ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। मरीजों में ESR1 उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की पहचान करने के लिए FDA ने गार्डेंट 360 CDX नामक परीक्षण को एक सहायक निदान उपकरण के रूप में मंजूरी दी है। वेरिटेक 2 क्लिनिकल ट्रायल पर आधारित है। परीक्षणों में वेबडेजिस्ट्रेट ने 5.0 महीने की औसत रोग मुक्त उत्तरजीविता दिखाई, जबकि पुरानी दवा फुलवेस्ट्रेट के लिए यह केवल 2.1 महीने थी। ठीक है। इसकी आनुवांशिक खुराक 200 मिलीग्राम प्रतिदिन भोजन के साथ मौखिक रूप से है। ठीक है। इसके सुरक्षा नियमों में QTC अंतराल का लंबा होना, QTC प्रोलॉन्गेशन और भ्रूण विषाक्तता यानी एम्ब्रियो फेटल टॉक्सिसिटी को मुख्य चेतावनियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए घोषित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी का संबंध किस प्राचीन भक्तिमय संगीत परंपरा से है? तो इसका आंसर है हवेली संगीत से इनका संबंध है। हवेली संगीत महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़ी एक अनूठी भक्तिमय संगीत परंपरा है जिसमें मुख्य रूप से मंदिर परिसरों हवेलियों में पूजा अर्चना के दौरान शास्त्रीय शैलियों और भजनों का गायन किया जाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदर्शन कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके तहत 25,000 रुपए की नकद राशि, एक स्मृति चिन्ह और एक अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार महान शहनाई वादक और भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में दिया जाता है। 2024-25 के गुजरात के अन्य विजेता आचार्य गोस्वामी के अलावा गुजरात के 3 अन्य कलाकारों को भी चुना गया जो कि त्विषा व्यास जो कि गरबा कला से संबंधित हैं
और किशोर भाई सोमा भाई मिस्त्री जो कि रुद्र वीणा निर्माण से संबंधित हैं। ठीक है, कपिल देव शुक्ला जो कि थिएटर निर्देशन से संबंधित हैं, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की किस पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ICMR माइंड्स को। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की प्रमुख पहल ICMR माइंड्स को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में AI और अन्य नई तकनीकों के उपयोग में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी हुआ है, तो वहां पे आप लोग जाकर इसका डिटेल्ड डिस्कशन वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Thanks for watching. Please subscribe.